नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर लगातार 2 हफ्तों से जो यूपीएससी के छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में जल भरने के कारण 3 छात्रों की मृत्यु हो गई। आज हम उसी सिलसिले में इन छात्रों से बात करेंगे कि क्या है उनकी सरकार से मांग, क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? विकास। सर, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इतने दिनों से, आप कुछ आइडिया दे सकते हैं कब तक चलेगा? मैम, ये धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी जो डिमांड से एक डिमांड मान नहीं लेती, तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा सर। जो आपकी एमसीडी से कुछ मांगे थी, आपकी सरकार से मांगी थी, तो आप उनका कुछ लिस्ट हमें बताना चाहेंगे? लिस्ट है मैम, हमारी एक लिस्ट डिमांड हमने बना रखा है, वो हमने सरकार को दे भी रखा है, पर हो क्या रहा है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख रही हैं यहाँ की यूटिलिटीज़, ऐसे ही ऊपर वायर आप देख सकती हैं, यहाँ का जो नाला है सब अभी कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसी नाले के बंद होने के कारण हमारे जो भाई बहन हैं इनको मारा गया है, इनका कत्ल हुआ है। आपने बोला ना इनका मृत्यु हुई, हम बोल रहे हैं कि इनका कत्ल हुआ है और इसको मारा है सिस्टम ने। तो हम उस सिस्टम के खिलाफ यहाँ खड़े हुए हैं और ये सिर्फ हम यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये देश में हर एक स्टूडेंट की लड़ाई है जो इस सिस्टम को बदलने के लिए सपने देख रहा है, इस सिस्टम में पार्ट होने के लिए और एक सच का जो ज़िंदगी जीना चाह रहा, अच्छाई की ज़िंदगी, उसको बदलने का ये सही समय है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अभी हमें देखने को मिला कुछ दिन पहले कि ये जो केस है ये सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई को जब ये केस सौंप दिया गया है तो उससे कुछ अच्छी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे? अभी तो सीबीआई का हमने भी सुना है, लेकिन अभी यहाँ कोई ऐसा सीबीआई का डेलीगेट हम लोग के पास नहीं आया है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी जो इंस्टेंट हमारा था कंपनसेशन तक नहीं मिला। पिछले 10 दिन से ऊपर हो गया हम लोग को, 10 दिन से ऊपर हो गया, कंपनसेशन तक अभी डिस्पर्ट नहीं हो पाया है। तो मैं जानना चाहूँगी, क्या ये धरना प्रदर्शन केवल कंपनसेशन के लिए है या फिर इसके कितने आयाम हैं? और मैम, कंपनसेशन एक छोटा सा इसका हमारा डिमांड है 5 करोड़ का, बहुत ही मिनिमम। मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली में एक लोकल से हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर बेसमेंट में बिजनेस चलाने के लिए अलाउ करने के लिए यहाँ की सरकार ने 50 लाख रुपए का डिमांड किया था, सिर्फ बेसमेंट में बिजनेस चलाने के लिए। इनका नेक्सस है, जब से ये हमारे भाइयों बहनों को मारा गया है उसके बाद से आज तक इस राव आईएएस के डायरेक्टर के अलावा किसी और के खिलाफ एफआईआर हुआ है? जितने बेसमेंट में इलीगल काम चल रहे थे उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है? किसी के खिलाफ नहीं हुआ। लेकिन अभी 5 लोगों को जो है यहाँ से अरेस्ट करके ले जाया गया है, जिसमें कि यहाँ के को-ओनर्स भी थे बेसमेंट के, तो उस पर आपका क्या कहना है? जो को-ओनर्स थे आप उस पर कार्रवाई करिए, पर बात एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की होती तो ना। यहाँ पे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का इलीगल काम कर रहा था, पर किसकी निगरानी में कर रहा था ये? अगर ये सरकार की निगरानी में नहीं कर रहा, ये पुलिस की निगरानी में नहीं कर रहा है, तो किसकी निगरानी में हो रहा था? ये एमसीडी की निगरानी में नहीं हो रहा। बिना मिली भगत के, बिना नेक्सस के इनका यहाँ का जो गोरख धंधा है वो चल नहीं सकता है। तो सब मिले हुए थे। अभी हो क्या रहा है, हमारे भाई बहन को जब मारा गया, हम यहाँ बैठे हुए हैं तो इनकी आंखें कहीं ना कहीं खुल रही हैं, इनकी जो छुपे सब जो नेक्सस था उसमें थोड़ा सा, अब देखिए अभी एक औरत और उनका बेटा मरा है वहाँ पर खोड़ा में, आप सुनी होंगी। उन नाले में जब डूब कर मर गए उसके बाद क्या हो रहा है, डीडीए और एमसीडी दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी थी। ये सब क्या होता है ना, जब बात बाहर निकलने लग जाती है सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं, पर तब तक जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता जब तक हमारे जैसे लोग बाहर उठकर और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम यहाँ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं मैम, हमारा भी समय बर्बाद हो रहा है, पर हमको पता है कि आज हम अगर सिस्टम ये जो कमियां हैं यहाँ पे जो गोरख धंधा चल रहा है इसको हम बदलने के लिए नहीं खड़ा होंगे मैम, तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी ऐसे यहाँ झेलती रहेगी जैसे हम झेल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर एक ही नारा है कि हर एक स्टूडेंट हम इस बदलाव के साथ हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि यही समय है, सही समय है मैम। तो जो आपने एक बजट बनाया है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मतलब कंपनसेशन का जो आपने एक मांग करी है 5 करोड़ की, जैसा कि आप बता रहे हैं, कहीं पर वो 3 करोड़ भी बताया जा रहा है, कहीं पर 5 करोड़ है, कहीं पर 3 करोड़ है, तो आपने किस बेसिस पर, मतलब आपने ये सोचा होगा कि इतना अमाउंट मिलेगा तो ही ठीक रहेगा, तो ऐसा क्या आप लोगों ने सोचा? मैम, बेसिकली जब यहाँ पे आते हैं ना बच्चे, तो एक स्टार्टिंग अगर कोई खर्चा करता है
तो अगर आपको एक रूम लेना है तो 25,000 का आप रूम लोगे, 25,000 आप ब्रोकरेज दोगे और 25,000 सिक्योरिटी, मतलब 75,000 रुपये तो आप केवल रूम के दोगे। एक कोचिंग ज्वाइन करोगे तो 2 से 2.5 लाख रुपए आप केवल एक कोचिंग वाले को दोगे, ऑप्शनल के अलग दोगे, जीएस के अलग दोगे। मतलब अगर फर्स्ट मंथ की स्टार्टिंग जब कदम दिल्ली में रखता है तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपये उसका पहले मंथ में खर्च होता है। उसके बाद का हर महीने का कम से कम 50,000, 25 to 50,000 खर्च होता है। मैम आप उसका दिखाइए, बच्चे 4-4 साल से रह रहे हैं, 2-2 साल से रह रहे हैं, कोई बच्चे 2 महीने पहले ही आई थी जो एक डेथ हुई है। मैम उसके अकॉर्डिंग आप 3 करोड़ भी देखा जाए तो 5 करोड़ भी देखा जाए वो भी बहुत कम है। कोचिंग माफिया जो चल रहा है यहाँ पे, कितने सारे बच्चे यहाँ पे चला रहे हैं, कितने कोचिंगें चल रहे हैं इलीगल तरीके, उन पर 3-5 करोड़ भी हमारे बहुत कम है। ये तो एक छोटा सा डिमांड है कि ताकि कंपनसेशन करा हुआ है इसकी तरफ से हो पाए। तो जो कोचिंग माफिया हम लोग बहुत सुन रहे हैं, कोचिंग माफिया एवरीवेयर कोचिंग माफिया, तो पहले तो कभी ये शब्द उजागर नहीं हुए थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि जिन शिक्षकों के द्वारा आपको शिक्षा मिल रही थी अब आज के समय पे वो कोचिंग माफिया बन चुके हैं? मैम कोचिंग माफिया ये एक वर्ड आज का नहीं है मैम, ये हर सिटी में जाइए आप, कोटा से लेके सब जगह इन लोगों ने ऐसा नेक्सस बना के रखा है अपना। आप इस कोचिंग से दूसरे में जाओगे तो वो आपको इलीगली मतलब वैसे ट्रीट करते हैं, आपके विजन से हो या बाजीराम से, तो आपको अगर बोला मैं विजन से पढ़ता हूँ तो बाजीराम वाले आपको अलग ही ट्रीट करेंगे। और बैकग्राउंड में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। जो अभी डेलीगेशन एलजी की मीटिंग में कमेटी बनी थी, सबने आश्वासन दिया कि हम सबको लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे, अभी तक किसी ने नहीं दी मैम। बच्चे लड़ क्यों रहे? सिर्फ वही बात नहीं है, बच्चों को यहाँ आकर्षित किया जाता है, रील्स बनाई जाती हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकलता है कि हमारे वहाँ ये सबसे बेस्ट मिलेगा। और आपको मैं बताता हूँ, पहले दिन जब बच्चा आता है तो उनके लिए भगवान की तरह होता है। एक बार एडमिशन ले लेता है, उसके बाद बच्चा आया नहीं आया, क्या कर रहा है, कोई जिम्मेदारी कोचिंग वाले नहीं लेते हैं। अगर कोई बच्चा इन द सेंस 5 दिन 10 दिन के बाद मूड बनाता कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो सीधा कह देते हैं इसमें हमारे कोई नहीं है, हम 1 भी रुपया तुम्हारा वापस नहीं करेंगे, तुम जा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर कोचिंग माफिया का यही मतलब है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब प्री प्लान तरीके से सारा काम करते हैं और बच्चों को एक्सप्लॉइट करने का नेक्सस बना कर रखे हुए हैं। फीस मैं बताता हूँ, 1.5-2 लाख के नीचे तो कहीं पर फीस नहीं है। और सिर्फ मतलब कोर्स की आप बात करें अभी, केवल जीएस कोर्स, केवल जीएस कोर्स की जो फीस है वो आप बता रहे 1.5 से 2 लाख, ठीक है, 1.5 से 2 लाख फीस है। पर और सुनिए, कोचिंग क्यों कह रहा हूँ कोचिंग माफिया, हम किसके लिए आते हैं? जो रील्स में हमारे टीचर दिखते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, हम उन्हीं के नाम से आते हैं। पर यहाँ पर आने के बाद पता चलता है वो स्टार बन गए हैं। बॉलीवुड में स्टार होते हैं सलमान खान, संजय, उसी तरह यहाँ स्टार बन गए। लेकिन जिस तरीके की, जैसे आपने बोला कि वो जो टीचर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोग उन टीचर्स का ही कहना है कि हम शिक्षक हैं, पॉलिटिशियन नहीं, जो इन सब चीज़ों पर बात करें। तो मैं पॉलिटिशियन हैं, वो क्यों हैं? वो मैं बताता हूँ, लिमिटेड जो न्यूज़ चैनल हैं, टीवी चैनल, वहाँ पर जाकर अपने जो मुझे बोलना चाहिए फंडेड न्यूज़ चैनल हैं, उनके वजह के इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और अपनी वो जो क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप है वो करके टीआरपी बढ़ाते हैं। और जिसको देखकर बच्चे, अरे मैं एक लाइब्रेरी में बैठा था, उस लाइब्रेरी में एक पर्टिकुलर टीचर का फ़ोटो लगा है और उस टीचर के नीचे लिखा है मेरे भगवान। आप अपने आप को इतना आइडियलाइज कर दे रहे हो, अपने आप को स्टार बना रहे हो कि साल में 1 दिन आप तो दर्शन देने आ रहे हो क्लास में, नाम हो रहा है कि आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और क्लास में घुस रहे हो स्टार बनकर। ओ सर आगे, सर आगे, सर आगे, ये कौन सा आप सर हो? हम आपके नाम से आ रहे हैं यहाँ पे। आप, मैं बता रहा हूँ, एक नेक्सस है ये, और सब मिले जुलकर यहाँ पर ये इंक्रोचमेंट किसका है? ये नाला जो इंक्रोचमेंट हुआ है ये इनका है जी। और बिना एमसीडी के, अथॉरिटी के ऐसे इंक्रोचमेंट हो गया है। तो टीचर माफिया अगर नहीं होते, आप कोचिंग माफिया नहीं होते, तो इतना इनकी हिम्मत नहीं थी ये सब काम करने की। तो माफिया इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सब नेक्सस में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट है। लेकिन मैं डायरेक्टली यही बात करना चाहूँगी, खान सर ने, जैसा कि अभी आपने हाल ही में इंटरव्यू में बताया कि वो बोल रहे हैं कि हमें जो है टारगेट किया जा रहा है, केवल हमें टारगेट किया जा रहा है। ऐसे जैसे पटना में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सब उन्हें टारगेट कर रहे हैं, ऐसे ही सेम जो विकास सर है उनका भी यही कहना है। तो आपकी इस पर क्या ऐसा कुछ है सर? मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप स्पेसिफिकली ऐसा कुछ है कि एजेंडा बन गया है कि टारगेट किया जा रहा है? पार्टिकुलर कोई टीचर के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जी, ना कोई इंस्टीट्यूट के ऊपर कि हाँ कोई टीचर है चाहे इंस्टीट्यूट है कि टारगेट किया जा रहा है। अगर वो बोल रहे हैं तो उन पर ना मैं टीचर पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मैम जी, टारगेट कोई क्यों करेगा जी? आप अपना काम ईमानदारी से करो, हम स्टूडेंट अपना काम ईमानदारी से करते हैं, आपको टारगेट क्यों कोई करेगा?
आप अगर इलीगल काम नहीं कर रहे हो तो आपको कैसे कोई टारगेट कर लेगा? आप बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हो, आपको कैसे कोई टारगेट कर लेगा? आप बच्चों को हैरेस नहीं कर रहे हो, बच्चों को जो उनका हक है, उनका डिमांड है, आप उसको दे रहे हो, तो कैसे कोई टारगेट कर लेगा? इलीगल तरीके से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हो, इलीगल तरीके से आप बेसमेंट में अपने इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हो, लाइब्रेरी नहीं चलो, कैसे कोई टारगेट कर लेगा? बैच में 1,000 बच्चे तक बैठा ले जाते हैं। 3 महीने के बाद आप बैच वापस जाओगे ना क्लासेस में, तो आपको पहले स्टार्टिंग में 200-500 से नीचे तो बैच है ही नहीं। उसके बाद फिर 3 महीने बाद अगर 1,000 बैचेस में बच्चे बैठाया जाता है। हमें एथिक्स पढ़ाते हैं, हमें गवर्नेंस पढ़ाते हैं। मैम सबको नहीं पता कि एथिक्स गवर्नेंस कैसे काम करती है। ब्लेम गेम खेलना है कोचिंग वाले एक दूसरे पे कि DDA की गलती थी, MCT की गलती थी। कोचिंग वाले अपनी सिक्योरिटी खुद क्यों नहीं रख सकते? मैम वो हमें एथिक्स पढ़ा रहे हैं, उनके पास एथिक्स वैल्यू नहीं है उनके। हम किसी को ब्लेम के नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी की एक्सपेक्टेशन होती है हर चीज़ से। जब कोई स्टार होता है, कुछ होता है, तो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन है। कोचिंग वाले से हम सेकंड फैमिली बोलते हैं उनको यहाँ पे आके, क्योंकि हमारे उनके अलावा हम किसी को नहीं जानते। मैम हमें उल्टा ये बोला जा रहा है कि हमें टारगेट नहीं कर रहे हैं। मैम हम फैमिली से जैसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैम वो एक्सपेक्टेशन का गुस्सा है जी। जब तक जी, तो ये तो इन जो स्टार्स हैं उनकी बात रही। यहाँ पर जितना हमें सुनने को मिला है, यहाँ पर सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। हर चीज़ की सिक्योरिटी, चाहे लाइफ सिक्योरिटी की तो है ही, और यहाँ पे सुना है कि विमेन सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर हाल ही में एक चैट जो लीक हुई थी, जिसमें जो लैंडलॉर्ड था वो लेडी से बात कर रहा था उस तरीके से। तो मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आप बात करना चाहेंगे, तो उसके रिलेटेड आप कुछ बात करना चाहेंगे कि ऐसा सच में है या फिर सिर्फ बात हो रही है? अंदर मैं एज ए स्टूडेंट जितना मैंने आज तक यहाँ पर देखा है, मैं यहाँ 4-5 साल से रह रहा हूँ। होता क्या है कि लेडीज़ यहाँ पे, ऐसा नहीं है ओवरऑल सबके बारे में नहीं है, सब ऐसे नहीं है और कहीं भी ऐसा नहीं है। कुछ 100 में से 1-2 ऐसे होते हैं और हर समाज में होते हैं, यहाँ पर भी हैं। पर वही जो 1-2 हैं, उन्हीं की वजह से पूरा समाज क्या होता है ना, कमोडिफिकेशन ऑफ वीमेन, वो इतना प्रमोट किया गया है कि लोग अब उस नज़रिए से देखने लग गए हैं औरतों को। लड़कियां आती हैं बेचारी, अपने एक सपने लेकर आती हैं। यहाँ देख लीजिए, अच्छी अच्छी लड़कियां घर से आती हैं और IAS बन के चली जाती 2 ही साल में, और लड़के यहाँ से कई साल से। तो मेरा मतलब है कि कमोडिफिकेशन जो उनके दिमाग में उनके परिवार से मिला है ना, वही उनका गलत हो रहा है और लड़कियाँ बेचारी कहीं ना कहीं उसका शिकार बन रही हैं। हर कोई ऐसा नहीं है, इस पर हम नहीं कह सकते हर कोई ऐसा, पर हाँ कुछ यहाँ पर है दिक्कत। जी, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि जब वो बच्चों को हॉस्पिटल जब ले जाया जा रहा था उस समय, तो उस समय क्या आप तक ये खबर पहुंची कि किस हॉस्पिटल में बच्चों को ले जाया जा रहा है? अब आप बताना चाहिए। मैम मैं उस टाइम यहाँ पे अवेलेबल था। जैसा कि आपने बोला ना, बच्चों को हॉस्पिटल ले जा रहा है। पहली बात तो हॉस्पिटल किस में ले जा रहा है वो भी कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, RML हॉस्पिटल है, वहाँ पे सबको गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे लेके जाते हैं। एक ही हॉस्पिटल में सबको लेकर गए? एक ही हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हमसे ये बोला गया कि वहीं चले जाए, आप वहीं पे। तो हमें तो वहाँ भी इंक्वायरी नहीं दी। बाद में न्यूज़ चैनल वालों ने जब उनसे फोर्स किया कि कितनी बॉडीज़ थी, तो वहाँ पे बोला 17 लोग की एडमिट थी। आज हमारा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आज भी यही है और शुरुआत से वही है कि 3 बॉडीज़ बता रहे हैं, लेकिन जब 17 एडमिट हुए हैं तो बाकी की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तो जो बाकी के बच्चों के पेरेंट्स होंगे, क्या उन्होंने आप तक आपसे किसी बच्चे से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से बात करी कि हमारे बच्चे कहाँ हैं? ये सारी बातें दबा दी गई हैं पहले ही। जैसे आप कुछ भी खुद भी समझिए कि आप किसी के घर पे कोई डेथ हुई है तो वो यहाँ पे लड़ने नहीं आएगा, अपने सारे कार्यक्रम करता है। कल हमारे कुछ पेरेंट्स आए हैं, उसके बाद कुछ रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट हमें भी तो दीजिए मैम। पेरेंट्स को दे दिया, उनको आश्वासन दे दिया, और जो भी हुआ वो बैक बेंच साइड पे हमें नहीं पता चल रहा है। तो लड़ाई उसकी है मैम, हमें अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं दे रहा है। जो NOC लेके यहाँ पे 9 तारीख को आया था ऑफिसर, 9 जुलाई को NOC दिए, हमारे पास NOC है, फील्डिंग ऑफिसर के नाम है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। थार वाले को पकड़े जा रहे हैं, उसको छूट रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी सबको यही बोला, थार वाले को आपको पकड़ के क्या कर रहे हो? फील्डिंग ऑफिसर के आप अगेंस्ट कुछ ले नहीं रहे हो, किसी के अगेंस्ट। डायरेक्टर ने जिसने साइन करके दिया वो नहीं। मैम ये तो एक सिंगल एक इसका NOC हमारे पास आ गई है, इसलिए अंदर जाइए, आज कुछ नहीं हो रहा है। मैम यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, MCD ने 2 दिन 3 दिन में ये पूरा क्लीनिंग किया है। क्यों? ये फेस है। बैकग्राउंड में अभी भी जाइए, कुछ भी काम नहीं हुआ है। 1% की वायरिंग साइड नहीं हुई है, कोई क्लीनिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन काफ़ी बच्चों से हमें सुनने को मिला था कि गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट कर रही है कुछ चीज़ों में, जैसे कि आपकी बातों को सुना गया, जब आपने कुछ कमेटी बनाने की बात करी तो उसको भी बनाया गया। तो आपका उस पर क्या कहना है? क्या वो प्रयास अभी कम है? मैम हमारा जो यहाँ से डेलीगेशन गया था, बातें भी हुई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें डिमांड मानी भी गई हैं,
आतिशी मैम बोल रही हैं कि वो शायद बिल पेश करेंगी कानून बनाने के लिए, पर ऑलरेडी मैम 2 कानून हैं, रेंट रेगुलेशन एक्ट है और फी रेगुलेशन एक्ट है, और 50 सालों से है। कितना काम हो रहा है उस पर, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बताया गया है, और इन रेंट जो यहाँ के ओनर है उनको बताया गया कि आपको इस लिमिटेड वे में इतना ही बच्चों को इतना ही चार्ज करना है, इससे ज़्यादा नहीं चार्ज करना है। मैम 20,000 25,000 यहाँ पर रूम एक छोटा सा एक कोना देते हैं रहने के लिए, जहाँ पर बच्चा बस किसी तरह अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है मजबूरी में। तो अगर आप ये कह रही हैं कि काम हो रहा है, हमने डिमांड रखा है, माना गया, पर हम उस समय डिमांड कर रहे थे हमें रिटर्न चाहिए कि आप रिटर्न दे, तो आपकी ये सारी डिमांड मान ली गई हैं और अब आप घर जा सकते हो। पर रिटर्न में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बस मुंह से ज़बान से संतावना दिया है।